135 स्टॉक एंड ट्रेड आज हम पढ़ेंगे। देखिए, स्टॉक एंड ट्रेड जो होता है असल में होता क्या है, कुछ लोगों को मैं ज़रा इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। द इक्विपमेंट, मर्चेंडाइज और मटेरियल्स नेसेसरी टू और यूज इन अ ट्रेड और बिजनेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने बिजनेस में या अपनी ट्रेड में आप इस्तेमाल करते हैं, या तो डायरेक्टली सेल करने के लिए या उसको फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने के लिए, इसको स्टॉक एंड ट्रेड करते हैं। एक बिजनेस में आपको स्टॉक एंड ट्रेड की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल होती है। कैसे? देखिए, आपको पता है कि आप अपनी इनकम कैसे निकालते हैं। पहले आप टोटल सेल्स या टोटल रिवेन्यू लेते हैं, उसमें से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर लेते हैं तो आप ग्रॉस प्रॉफिट पे पहुंचते हैं। उसमें से आप मैनेजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस होते हैं, वो माइनस कर लेते हैं, तो फिर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस में पहुंचते हैं। तो जो पहला स्टेप है यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही हम यहाँ निकालेंगे। खैर, हम ज़रा आगे पढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग पर्सन इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर दी इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस जो कि चार्जेबल टू टैक्स है वो निकालना चाहते हैं। फॉर अ टैक्स ईयर, एक खास साल के लिए, द कॉस्ट ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड डिस्पोज ऑफ बाय द पर्सन इन अ ईयर शेल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद फॉलोइंग फार्मूला नेमली। अब हम ये देखना चाहते हैं कि एक साल के अंदर एक बिजनेसमैन ने कितना स्टॉक एंड ट्रेड को डिस्पोज किया, यूटिलाइज किया, और वो इस्तेमाल होके सेल हो गया। ये चीज़ हम निकालना चाहते हैं। इसके लिए जो फार्मूला है वो है ए प्लस बी माइनस सी। अब हम देखना चाहते हैं कि ए क्या चीज़ है, बी क्या चीज़ है और सी क्या चीज़। ए है द ओपनिंग वैल्यू ऑफ पर्सन स्टॉक एंड ट्रेड फॉर द ईयर। देखिए, आपका जैसे साल शुरू हो रहा था तो उस वक्त अगर आपका रनिंग बिजनेस है तो आपके पास कुछ ना कुछ स्टॉक एंड ट्रेड पड़ा होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास 10 लाख का स्टॉक एंड ट्रेड पड़ा हुआ है। एक चीज़। बी इज द कॉस्ट ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड अक्वायर्ड बाय द पर्सन इन द ईयर। अब बी है कि इस साल के अंदर आपने कितना स्टॉक एंड ट्रेड जो है मज़ीद परचेज किया, अक्वायर किया। 10 लाख का आपके पास फर्क कीजिए ओपनिंग स्टॉक था, और 50 लाख का स्टॉक आपने इस साल के अंदर अक्वायर किया। तो यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी है, 10 लाख जमा 50 लाख इक्वल टू 60 लाख। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 60 लाख। माइनस सी है। अब सी क्या चीज़ है, सी असल में है क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड। सी इज द क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेड वैल्यू ऑफ फॉर द ईयर। यानी कि देखें, 10 लाख का आपके पास पहले से मटेरियल या स्टॉक इन ट्रेड अवेलेबल था, 50 लाख का आपने मजीद करा। इसका मतलब 60 लाख का स्टॉक इन ट्रेड आपके पास अवेलेबल था जिसको आप सेल कर सकते थे। लेकिन उसमें से जब आपने साल गुजर गया तो आपने देखा कि आपके पास 15 लाख का स्टॉक इन ट्रेड अभी भी पड़ा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने डिस्पोज कितना किया, डिस्पोज किया 60 लाख में से 15 लाख माइनस कर लेंगे तो वो आ जाएगा 45 लाख। ये 45 लाख असल में आपके पास है कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दैट हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ। ए प्लस बी माइनस सी। अब हम सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं। द ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी। अब हम निकालना चाहते हैं कि ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड कैसे निकाला जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि जैसे साल गुजरेगा तो जो है ना 1 तारीख को यानी कि 1 जुलाई को आप बैठ जाएंगे और जो है ना अपने स्टॉक एंड ट्रेड को काउंट करना शुरू कर लेंगे, वैल्यू के साथ ऐड करते जाएंगे हर चीज़ को, तो फिर जो है ना आपके पास वैल्यू आ जाएगा। ऐसे नहीं होता। तो वैल्यू ऑफ पर्सन स्टॉक एंड ट्रेड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। भाई देखिए, नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो सीधा साधा पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा। मतलब 30 जून को पिछले साल आपके पास 10 लाख का मटेरियल पड़ा था, तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो वही 10 लाख ही होगा। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है। ये तो होता है जब आपका रनिंग बिजनेस होता है। बाज़ औक़ात आप बिजनेस नए सिरे से स्टार्ट करते हैं या बिजनेस आप अक्वायर कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा, वेयर अ पर्सन
commenced to carry on the business in the year, the fair market value of any stock in trade acquired by the person prior to commencement of the business. अब फर्ज करें कि बिजनेस आपने स्टार्ट ही इस साल में किया, इसका मतलब क्या हुआ कि ओपनिंग स्टॉक आपका शुरू में तो कोई नहीं था, तो अब आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदी, तो उस या कुछ ना कुछ चीज़ें साथ लेके आए। अब वो जो मटेरियल था या स्टॉक इन ट्रेड था, उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है एट द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वो आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। 3 सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है? द फेयर मार्केट वैल्यू, या फिर इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि आपका बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, आप बिजनेस स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, तो जो मटेरियल लेके आते हैं, जो आप स्टॉक एंड ट्रेड लेके आते हैं और जो इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं, कंज्यूमर मटेरियल होता है, वो सारा का सारा आप परचेज में डाल लेंगे। जो इस साल आपने एक्वायर किया ओपनिंग स्टॉक, इस केस में आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। सब सेक्शन 3, the fair market value of stock and trade referred to in clause B of the subsection 2 shall be determined at the time of stock and trade at the time the stock and trade is ventured in the business. अब बी में हमने कहा कि बिजनेस आपने इसी साल स्टार्ट किया, तो जितने स्टॉक एंड ट्रेड के साथ आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था वो आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। लेकिन अब उसकी वैल्यू कब लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन को लेंगे? भाई जिस दिन आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अपना स्टॉक एंड ट्रेड आपने इंट्रोड्यूस किया, उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी। अब आपके पास अपनी कोई चीज़ें पड़ी हुई थी पहले से, वो आपने दुकान में आके लॉन्च कर दी हैं। अब वो फ़र्ज़ कीजिएगा आपके पास क्या आते हैं, मिसाल के तौर पर आपने 15 कंप्यूटर के साथ काम स्टार्ट किया, अब हर कंप्यूटर 10,000 रुपये तकरीबन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ओपनिंग जो स्टॉक होगा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी? 10 सारा 15, ये हो जाएगी 1.5 लाख रुपए। 4, द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ पर्सन स्टॉक एंड ट्रेड फॉर द टैक्स ईयर शेल बी द लोअर ऑफ। अब अगर आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आगे जो उसने बताई हैं दो चीज़ें, उनमें से जो भी कम होगी वो आप लेंगे। द कॉस्ट, या तो कॉस्ट आपके पास मालूम है कि ये आइटम आपने इतने इतने के ख़रीदे थे, तो वो कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है। फ़र्ज़ करें कि वो कॉस्ट बन रही है, आपके पास 20 यूनिट है और हर यूनिट की कॉस्ट 10,000 रुपये, तो इसका मतलब 2 लाख रुपए आपके पास ये कॉस्ट आ गई। और द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द पर्सन स्टॉक एंड ट्रेड ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर, या अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू आप उस स्टॉक एंड ट्रेड की निकालते हैं, तो वो वैल्यू जब आती है अगर वो कॉस्ट से कम आ जाती है तो ये वैल्यू आप लेंगे। कैसे? आपके पास वो जो 20 कंप्यूटर पड़े थे या 20 सेट पड़े हुए थे, अगर उसको मार्केट में सेल करते तो 18,000 रुपये आपको 11,000 रुपये आपको इजीली मिल जाते हैं। तो 11 ज़रा 20 अगर आप करते हैं तो इसका मतलब है 2,20,000 रुपये बनते हैं, जबकि कॉस्ट जो थी वो आपके पास 2 लाख रुपए बन रही थी। तो लोअर कौन सी बनेगी? वो कॉस्ट बनेगी। तो आप स्टॉक एंड ट्रेड को वैल्यूएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। अब अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम होगी तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर करेंगे। 5, a person accounting for income chargeable to tax under the head income from business on cash basis may compute person's cost of stock and trade on the prime cost method और एब्जॉर्शन कॉस्ट मेथड। अब अगर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालना चाहते हैं और आप अपनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स निकालना चाहते हैं और आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपनी जो इन्वेंट्री है या स्टॉक इन ट्रेड है उसकी वैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप प्राइम कॉस्ट मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं या एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड इस्तेमाल करें। देखिए प्राइम कॉस्ट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड क्या होता है। सादा सी बात है कि प्राइम कॉस्ट में हम सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट ऐड करते हैं और डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप टेबल बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, और एक टेबल जो है उस पे 500 रुपये का डायरेक्ट जो है ना आपका लेबर इस्तेमाल होता है और 1,000 की डायरेक्ट मटेरियल मतलब लकड़ी और पेंट इस्तेमाल होता है। तो इसकी मतलब जो प्राइम कॉस्ट बन रही है एक टेबल की वो है 1,500 रुपये,
जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होती है इसमें आप इनडायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड कर लेते हैं। मतलब 500 रुपये की तो लेबर इस्तेमाल हुई है, 1000 रुपये का मटेरियल यानी कि लकड़ी और पेंट कील वगैरह इस्तेमाल हुए, और इसके अलावा भाई आप जिस बिल्डिंग के अंदर बैठे हैं उसका किराया आपने देना है, आपने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा है, उसकी तनख्वाह भी आपने इसके ऊपर डिवाइड करनी है, और इसके अलावा आप मैनेजर को जो आप तनख्वाह दे रहे हैं वो भी आपने इस पर यूटिलाइज करनी है। तो अब ये सारी कॉस्ट जब आप ऐड कर लेंगे तो फिर आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड आ जाएगी। एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट इज प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट are all the costs that are directly attributed to the production of each product. Prime costs are direct costs, meaning thereby include cost of direct materials and direct labor involved in मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द आइटम। अब आपको पता है कि एक टेबल को मैन्युफैक्चर में सिर्फ मजदूर इस्तेमाल होता है डायरेक्टली, और उसके अलावा पेंट इस्तेमाल होता है, लकड़ी इस्तेमाल होती है, कील इस्तेमाल होते हैं, ये डायरेक्ट मटीरियल है। अब सिक्योरिटी गार्ड जो है या मैनेजर जो है या जो कराया है बिल्डिंग का, ये डायरेक्ट इनमें इसका कोई रोल नहीं होता, तो ये प्राइम कॉस्ट में ये नहीं शामिल होते हैं। जबकि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है वो होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सम टाइप कॉल्ड फुल कॉस्टिंग, और इसको फुल कॉस्टिंग का नाम भी दिया जाता है। इज मैनेजरियल अकाउंटिंग मेथड और कैप्चरिंग ऑल द कॉस्ट एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसमें हम डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि लेबर और मटेरियल की भी शामिल करेंगे, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जिस तरह के मैनेजर की सैलरी होगी है, सिक्योरिटी गार्ड की होगी है, और उसके अलावा